नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंस इन एजुकेशन सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स एक्सेलेंस कैसे हासिल करें, ये हम सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आपसे बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं द चैलेंजेस ऑफ पेरेंटिंग। जी हाँ, पेरेंटिंग एक चैलेंज आज के समय में बनता जा रहा है। वैसे हर समय ये चैलेंज ही रहा है, क्योंकि हर नई पीढ़ी जो है उसे समझने में पुरानी पीढ़ी मुश्किल अनुभव करती ही है। हमने भी सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो इस तरह के वाक्य हमारे बड़े बूढ़े हमसे कहा करते थे कि हमारे ज़माने में तो देखिए हमारी चूं भी नहीं निकलती थी जब हमारे पिताजी आ जाते थे। बड़ों के सामने हम बात भी नहीं कर सकते थे। खैर, ऐसे उदाहरण तो हमारे सामने है, लेकिन आज पेरेंटिंग चुनौती क्यों बना है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगा। कुछ पेरेंट्स जो है मिलने आते हैं और उनका कहना होता है कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, वो अपनी मनमर्जी की करते हैं। हमारे लाख कहने के बावजूद वो रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, और कुछ ज़्यादा कहा जाए तो हमें डर लगा रहता है कहीं ऐसा वैसा ना कर लें। अब ये जो भावना के तराजू पे संबंधों को तौला जा रहा है, वही एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ गया है। अब ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग की जो समस्या है वो किसी एक विशेष वर्ग में है। ये समस्या खासकर वहाँ पर है जहाँ पर उचित साधन बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सुविधा और साधन देना ये प्रॉब्लम में कब कन्वर्ट हो जाता है पता है, जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन पर थोप देते हैं, या यूँ कहें कि हमारी अपनी कोई दमित इच्छाएं जो रह गई हैं, अपूर्ण इच्छाएं, उनके थ्रू जो है हम लोग पूरा करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगा आगे जाकर कि जहाँ पर पेरेंट ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जो है बिल्कुल टॉप ग्रेड आईआईटी क्लियर करना है और एक इंजीनियर बनना है। क्यों? क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मैं पॉलिटेक्निक तक ही रह गया, मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं कर सका, तो मेरा सपना तुम पूरा करोगे। दूसरा इसी तरह का है कि भाई तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि मेरा सपना पहले से ये था और मेरा सपना तुम पूरा करोगे। इसी तरह से बहुत सारे अपेक्षाएं अगर बच्चों पर लाद दी जाती हैं तो कहीं जाकर पेरेंटिंग प्रॉब्लमेटिक होने लगती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का इंक्लिनेशन, उनका एटीट्यूड, उनका एप्टीट्यूड क्या है, इसकी तो कोई सुध ली जाए कि उसे क्या करना पसंद है। उदाहरण विगत में भी आपको दिया जा चुका है कि अगर सचिन तेंदुलकर के पिता कहते कि बेटा तुझे एकेडमिक्स में ही जाना है, मुझे पीएचडी करनी है, लेकिन मैं डॉक्टर था, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, तो क्या सचिन तेंदुलकर हमारे सामने इस तरह से उभरते? यही बात लता मंगेशकर भी लागू पड़ती है। तो बच्चों की क्षमता को पहचान कर सबसे पहले हमें ऑफलोड करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को ऑफलोड करना पड़ेगा, और बच्चा क्या कर सकता है, उसका इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन और टैलेंट किस तरफ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरत पड़े तो काउंसलर से हमें मिलना पड़ेगा। और ख़ासकर ये स्कूलों की भी जवाबदेही है कि हर बच्चे का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाए, ताकि उसे सही डायरेक्शन में गाइड किया जा सके। यहाँ पे एक कमेंट एजुकेशन प्रोसेस पर भी बहुत ज़रूरी बनता है। देखिए ना, क्लास में एक बच्चा होता है जो शायद 90+ % लाता है, दूसरा बच्चा होता है जो 30 के आसपास ही डोल रहा होता है। लेकिन जब एक क्लास में पढ़ाया जाता है तो सारे के सारे बच्चों को एक साथ एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। कितना वेस्ट ऑफ रिसोर्स, एनर्जी और टाइम है, क्योंकि जिस बच्चे को 30% समझ में आ रहा है उसके ऊपर एफर्ट्स बहुत करने हैं, जिसको 90% आ रहा है उसके ऊपर एफर्ट्स कम करने हैं। तो इस एफर्ट को सही जगह पर लगाने के लिए कुछ इस तरह से सेग्रीगेशन होना चाहिए कि जिससे 10% सपोर्ट की ज़रूरत है उसे वही सपोर्ट दिया जाए,
जिसे 90% सपोर्ट की ज़रूरत है उसे उस तरह से ट्रीट किया जाए। लेकिन 40-45 मिनट के क्लास में सबको एक ही चीज़ परोसी जाती है, तो ये बैलेंसिंग एक्ट कहाँ से आएगा। खैर, हम लोग वापस उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई पेरेंटिंग में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। एक्सपेक्टेशंस एक पहली प्रॉब्लम थी जिससे ऑफलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये चिंता करना कि कल कैसा होगा, क्या करेगा या क्या करेगी, उसकी चिंता ना करें। अपने टैलेंट के अनुसार बच्चा आगे अपने पसंदीदा एरिया में बहुत कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि ज़माना बदल गया है। ज़माना बदल गया है, ये आप भी जानते हैं, उसके लाभ भी लेते हैं, लेकिन उस बदले हुए ज़माने के अनुसार अपना दृष्टिकोण जो है वो बदलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कई बार आप कंट्रोल करके बच्चों को रखते हैं, या वो पेरेंट जो ये कहते हैं कि बच्चों को बस में रखा हुआ है, देखा किस तरह से। लेकिन बहुत ही मेरे अच्छे मित्र हैं जो बहुत टॉपर इंजीनियर भी रहे, लेकिन फर्दर स्टडीज़ के लिए, करियर के लिए उनके पेरेंट ने उन्हें घर से दूर नहीं जाने दिया। उनके पीछे मंशा क्या रही होगी कि घर के पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो भी गलत है, क्योंकि ऐसे जगह पर, ऐसे फील्ड में उन्हें जाने की अनुमति देनी चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। इसी तरह से एक बहुत ही टैलेंटेड मेरे मित्र हैं जो फोटोग्राफी और विजुअल आर्ट्स में बहुत महारत रखते हैं। आगे अगर जाते, फर्दर स्टडीज़ करते, पढ़ते, तो वो किसी एक मुकाम पर आज पहुँचे होते, परंतु उनके भी घर से इसी तरह का बंधन रहा कि डिसिप्लिन्ड हमारी परंपरा, और वो आज भी अपनी क्षमताओं के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तीसरा पॉइंट है एक कंप्लेन कि आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। मोबाइल शायद हमारे बच्चों को खा गया है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की ये ज़रूरत है कि उनके सामने रोल मॉडल क्या है। पेरेंट ही तो रोल मॉडल होते हैं। हम अपने आप को देखें, हम कितना समय जो है मोबाइल फ़ोन पर लगे रहते हैं। आज के दिन घरों में ये सीन बिल्कुल आम है कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो जैसे 4 दुनिया बैठी है। सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। वो संवाद, वो डिस्कशन शायद कहीं गायब हो गया है। अपवाद ज़रूर होंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरे सामने जो सामान्य केस और कंप्लेंट्स आई हैं, उसके आधार पर चीज़ें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस जो है अपने आसपास ही है। द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ कह लीजिए उसे, जीवन जीने का तरीका या कला, उसमें ही समाधान निहित है। तो उसे ढूंढना तो हमें स्वयं को ही पड़ेगा। तो मोबाइल की बहुत बड़ी समस्या है, ये तो देशव्यापी समस्या बन चुकी है। और इसके इम्पैक्ट क्या है, ज़रा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसके बाद सलूशन स्वतः शायद आ जाए। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मोबाइल में, देखा क्या जा रहा है? नंबर 1, व्हाट्सएप, यानी जानकारी किसी भी सोर्स से, किसी भी ग्रुप से, अपने जान पहचान के या मित्रों के यहाँ से जानकारी आ रही है, वो हमारे लिए तो बस ब्रह्म सत्य जैसा हो जाता है। इसके कारण हम ज़्यादा डीपली स्टडी भी नहीं करते। जब डीपली स्टडी नहीं करते हैं तो हमारे पास कच्ची, अधूरी, अनसाइंटिफिक नॉलेज रहती है। इससे शायद हम एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी जो है सही निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते। नंबर 2, बहुत ही पॉपुलर टिकटॉक था, शायद इंडिया में तो बंद हो गया है वो, लेकिन उसके सामने रील और शॉर्ट्स का ज़माना है, जहाँ 1 मिनट के अंदर अंदर जितना कुछ कंज्यूम कर लिया जाए वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लगता है। बड़ा वीडियो देखना, ओहो कौन देखेगा। इसी तरह से इसका साइड इम्पैक्ट ये है कि रीडिंग की हैबिट, पढ़ने की हैबिट बहुत कम हो चुकी है। तो शायद अगर इस तरफ प्रवृत्त कराया जाए, इस तरफ आप एक एग्जाम्पल बनकर बच्चों के सामने रहें, तो बहुत परिवर्तन आ सकता है। तो बात है कि बी अ रोल मॉडल। इसके साथ साथ
एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि आज के बच्चों में कुछ हैबिट्स, अब आज का बच्चा जब कह रहे हैं तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे समय की जहाँ पे संसाधन बड़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इंफॉर्मेशन बढ़ी है और इनकम भी बढ़ी है। लेकिन ऐसे में पेरेंट्स की जवाबदारी सिर्फ यही ख़त्म नहीं हो जाती कि बच्चों को वो संसाधन, वो गैजेट्स, वो टेक्नोलॉजी दे दी जाए और कहा जाए कि नाउ यू परफॉर्म। ये बहुत मुश्किल होता है। एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा ट्यूशन, अच्छे से अच्छा साधन दे देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिस भी डोमेन में जाए टॉप करे। मान लीजिए अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में भी उसे बेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दे रहे हैं, महंगे से महंगे स्कूल में उसे भेज रहे हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी क्रेज़ है कि भाई ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, इसलिए स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। भाई आपने उसे लॉन टेनिस के उसमें डाल दिया है कि जाओ वहाँ पे एक अच्छी कसरत भी होगी, अच्छा सीखोगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या है कि वो उसमें भी एक्सेल करे। आर्ट और क्राफ्ट, उसके लिए भी सारे संसाधन दे दिए, उसमें भी एक्सेल करे। म्यूज़िक की क्लास लगा दी, उसमें भी एक्सेल करे। बिलीव मी, इट्स नॉट पॉसिबल। हर कोई जो है बहुत ही प्रतिभावान नहीं हो सकता है जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। तो बच्चे को उसकी जो रुचि है उसमें ही आप उसे इनकरेज करें। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि 10th क्लास से पहले तक बहुत सारे सपने होते हैं बच्चों के, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और जो वो कहें और उसमें हाँ कर दे ये भी नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि उनका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये पता चल जाएगा तब जाकर बच्चों को एक सही दिशा में हम लोग प्रवृत्त कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ नहीं, बच्चों को ना तो पैसे चाहिए, ना गैजेट्स चाहिए, ना महंगे महंगे वेकेशंस ही उनकी रिक्वायरमेंट है, बट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है गिव टाइम टू योर चाइल्ड। बच्चे को समय दीजिए। समय भी कैसा दीजिए जहाँ पर उसको ये चुनौती ना दी जाए कि देखो जॉनी जॉनी, यस पापा सुना दो, अंकल आए हैं, पोइम सुना दो, आंटी को डांस दिखा दो। ये सब चीज़ें शायद हमारी कोई अतृप्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए बच्चे को प्रेशराइज करने का एक माध्यम बनती है। तो एज ए पेरेंट हमें बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए जहाँ पे हम उसके दोस्त ज़्यादा हों, उसे सुने, उसके साथ क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा टर्मोइल जो आता है टीनेज में बच्चों के साथ होता है, जहाँ पर बहुत सारा बायोलॉजिकल चेंज होता है, और उससे कैसे कोप किया जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर इतनी सारी उपलब्ध है कि एक कन्फ्यूजन उसे रहता है, कहीं पे एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है और कहीं पे सोशल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है। तो उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ रहें, उसे जानें, समझें और उसे गाइड करें। सीधा आउटराइट रिजेक्ट करना, ना बोलना शायद एक रेजिस्टेंस लाता है, और इसके परिणाम हमने अपने आसपास देखे हैं कि पेरेंट्स के संबंध भी जो है बहुत स्टिफ हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो ये 4-5 मुद्दे जो थे मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट थे। आपको लगता है इससे ज़्यादा भी कोई मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं जिस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी क्या है? मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की मतलब अगर कोई भी बच्चा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो उसके लिए पेरेंट को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहले पेरेंट को खुद रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या वो बच्चे को समझ पा रहे हैं। तो वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, फिर रास्ते तो अपने एक एक करके निकल ही आएंगे। तो पेरेंटिंग के जो लेसन हैं इसके ऊपर आपको वर्कशॉप चाहिए, आपको सेमिनार चाहिए, आपको लेक्चर्स चाहिए, तो ज़रूर आप बताइएगा। We will be more than happy to help you out and interact with parents basically, as well as would like to help student through different activities. मुझे लगता है इस सीरीज़ में हम अगली बार
एग्जामिनेशंस एंड एग्ज़ाम फोबिया के विषय में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।